चलो फाइंड 18 सा बेटा 18 हो गया। आई थिंक सो 18 हो गया है। नाइनटीन से स्टार्ट करना है, ठीक है। मैंने बोला समझा? क्या बोला? ऐसा कुछ बोला ही नहीं था। चलो यार 19 सब लोग पढ़ो पास। देखो क्या नहीं समझा। 19 सब जरा पढ़ो एक बार। समझा क्या? बोलते हैं एक रिंग है जिसका मास दिया 1 kg, रेडियस दिया है 1 मीटर, सॉरी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज 1 kg मीटर स्क्वायर व्हेन रोटेटिंग अबाउट स्क्वायर ऑफ द डायमीटर। ये देखो ये आपका रिंग है, एक्सिस ऑफ रोटेशन passes through one of the diameter का फार्मूला बता सकते हो? बिगर बुक में देखे बता सकते, नहीं बता सकता ना, तब पाप हुआ है तेरे से। 1 हफ्ता हो गया फार्मूला बता सकता, तो पढ़ाई नहीं किया। देखो इसका फार्मूला है I इक्वल्स टू mr स्क्वायर बाई, यही आई का फार्मूला है ना। रिंग है, passes through the center perpendicular to the mr square, passes through the diameter mr स्क्वायर बाई 2, ये हमारा फार्मूला है, ठीक है। लोगों ने इसका कुछ पूछा ही नहीं, इसको लोगों ने कन्वर्ट किसमें किया बेटा? बोलो डिस्क पर। इसका रेडियस उतना का उतना ही है, सेम रेडियस बोला, साथ में क्या बोला? ओन एक्सिस, उसका ओन एक्सिस मतलब देखिए याद passes through the center, passes through the center perpendicular। इसका फार्मूला क्या बेटा बताओ? इसका फार्मूला क्या होता है? h mr स्क्वायर बाई 2। अब दिक्कत क्या है, मुझे r का वैल्यू पता नहीं है यहाँ पे,
वही है ना, सेम उसको दूसरे में कन्वर्ट करें तो मास उतना ही रह जाए, सिर्फ क्या चेंज होगा बेटा बोलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हुआ, रेडियस भी सेम ही बोला उन्होंने। क्या करेंगे पता है, यहाँ पे जो लोगों ने वैल्यूज किया था ना, आई का वैल्यू 1, मास 1, आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया बेटा बोलो 2, वही आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे सब तो वही रह जाएगा, आर स्क्वायर कितना हो गया 2 डिवाइड बाई 2। बात सबको समझो, ठीक है, 1 बोल दो। हाँ बेटा क्या नहीं समझो बोल, ये तेरा रिंग है, रिंग में बोला हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू वन ऑफ द डायमीटर, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 है, वो लोगों ने बोला है वो डायमीटर से पास होगा तो फॉर्मूला आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। इसमें आई का वैल्यू दिया है 1, मास वो लोगों ने दिया है 1, आर स्क्वायर है 6, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या आ गया 2। क्यों निकाला हम लोगों ने यहाँ पे, बिकॉज उन लोगों ने इसके बारे में कुछ पूछा है, तो हमको इसके बारे में सिर्फ उसी रिंग को हम लोगों ने क्या किया, मेल्ट कर दिया, मेल्ट करके फिर से उसको रिकास्ट किया, क्या बनाया, डिस्क बना, डिस्क बना, सेम रेडियस का बोल, और सिर्फ वही अमाउंट कन्वर्ट होगा तो मास भी सेम ही रह जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या, एम आर स्क्वायर, यही बोला है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क अपॉन its own axis, own axis समझ लो, passes through the center perpendicular to the plane, इसलिए हमने फॉर्मूला I is equal to m r square, m की जगह पे 1, 2 मास है, वही मास यहाँ पे रह जाएगा, 2 हमारे घर का है, बट यहाँ पे रेडियस नहीं पता था ना, सिर्फ बोला था सेम रेडियस, तो रेडियस क्या पता था, क्या बोला था क्या लोगों ने, कोई रेडियस हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, सॉल्व करते तो आपका हमारा आंसर। होप यू आर गेटिंग टू दिस, तो समझा। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखेंगे, अच्छा लिखा है इसके लिए नहीं लिखेंगे, ऐसा ऐसा लग रहा आपने बोला कि यहाँ पे सिर्फ हम लोग घर पे है, लिख ले एक बार, इंग्लिश सब और बचे, आज नया टॉपिक चालू करें, क्या, सर पे टेंशन, अरे सुनना मेरी बात है, हेलो हेलो, तुम लोग शिफ्ट हो जाओ ना आगे आगे बेटा, वो तुम लोग बाहर निकलो, क्यों अंदर आए, हाँ रे तुझे अंदर ही जाना है, शिफ्ट हो जा बेटा, शिफ्ट, अरे तेरी बहन कहाँ गई यार? क्यों यार दूर पे बैठे?
चलो डन। नेक्स्ट सम पे आ जाओ। 20th सम। Twentieth sum. What they have given to you? A big dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length 20 centimeter. Two identical solid spheres of the masses 50 grams and radius 10 centimeters each at the two ends of the rod. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about its own axis passing through the center and perpendicular to the line. ठीक है, ध्यान देखो सब। ऐसा डबल है, इसका लेंथ दिया है उन लोगों ने, इसके दो एंड्स पे की स्फीयर्स भी है, इसका लेंथ दिया है 60 सॉरी 20 दिया है, मतलब ये वाला हो गया 10 सेंटीमीटर, ये वाला भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। इस स्फीयर का कितना दिया बेटा बोलो? ना स्फीयर का रेडियस, मतलब ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, बराबर है कि नहीं? दे दिया ना लोगों ने, उसका रेडियस भी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बोलते हैं अबाउट दिस एक्सिस पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा। सुनना मेरी बात, इस सम में मास ऑफ द रॉड दे हैव गिवन, रॉड का कितना दिया है 60 ग्राम, लेंथ ऑफ द रॉड कितना दिया है, मास ऑफ द स्फीयर कितना दिया है 50, और उसका रेडियस कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। फाइंड एमआई डिवाइड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए अबाउट दिस एक्सिस। क्या लग रहा है कैसे आएगा बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? देखो पहली बात तो यहाँ पे एक रॉड है, अबाउट द रॉड, ये जो पूरा रॉड है एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां से पास हो रहा है? सेंटर से एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, passes through the center and अगर सेंटर से पास होगा और इस पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो उसका फार्मूला ml स्क्वायर बाय 12, बराबर है ना? ये फार्मूला पढ़ा ना, इसका इसके लिए हो जाएगा ml स्क्वायर बाय 12। बट स्फीयर के लिए क्या करें? अभी देखो वो लोगों ने स्फीयर ना देख के अगर ऐसे कोई भी मास बोला, थोड़ा सा मास यहाँ पे अटैच कर दिया बोला होता, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं बोला होता, तो हम लोग डायरेक्टली फार्मूला अप्लाई करते थे कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन और कोई भी एक मास है, तो इस मास का यहाँ से क्या डिस्टेंस होगा, और मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो यहाँ पे वो लोगों ने मेंशन किया है स्फीयर, लोगों ने मेंशन किया है स्फीयर, और स्फीयर का एक तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है along one of the diameter, उसका फार्मूला भी आपको पता है 2/5 mr स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ए स्फीयर इसके इस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है क्या? ना, वो तो इसके रेस्पेक्ट में रोटेट हो रहा है। तो हम लोग इसका जो फार्मूला है 2/5 mr स्क्वायर ले लेंगे एज आईसी, एज अ, और ए इसका पैरेलल एक्सिस है कि नहीं?
तो पैरेलल एक्सिस से एक स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों? 2 स्फीयर है प्लस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखो कैसा फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूला में। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड is ml square by 12. Moment of inertia of sphere is 2 by 5 mr square. Calculate. ये देखो यहाँ पे IC equals to, यहाँ पे पता है 2 by 5 mr square. Since I0 equals to IC mh square. IC का वैल्यू बोलो 2 by 5 mr square m. R का H का वैल्यू क्या है? 10 और 10 20 20 का स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या हो गया? IC। सॉल्व भी कर सकते हो, यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हो डायरेक्टली। चलो सॉल्व भी कर लो। 2 है 5 है, m का वैल्यू कितना दिया है? सॉरी स्क्वायर का 50, उसका r कितना दिया है? 10, उसका स्क्वायर प्लस मास कितना है? 50 और h का ये 400 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 10 हो गया। और 10 अब ठीक है, देखिए 10 हो गया 20 20 200 2000 20 200 2000 ना, और ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 5 4 20 20,000 22 000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका बोलो? स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। तो पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? पूरे सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 12 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 22,000। क्या है बेटा? 2 स्फीयर। तो यहाँ पे m का वैल्यू कितना दिया बोलो? 60। l का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 और यहाँ पे कितना है? 12 प्लस कितना होगा? 4400 5 into 46,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। होप यू आर गेटिंग मी दिस। इसको आप लोग लिख लो, बिकॉज ना उस पीडीएफ में मैंने तो लिख के दिया था ना, वो सिर्फ कैसा mr स्क्वायर, मतलब वो सॉलिड स्फीयर उस समय पर वो दिमाग में नहीं आया, तो मैंने कैसे सॉल्व करके दे दिया भाई, एक्सिस ऑफ रोटेशन से और मास है कोई भी, तो mr स्क्वायर से तो गलत हो जाएगा। तो इस तरह से लिख लो फटाफट सब। हाँ गलत गलत नहीं है, उसमें बहुत सब चीजें करेक्ट और भी थोड़ी ऐसा बहुत सारे मिस्टेक्स, बट अभी 2 साल से उनको मौका नहीं मिला।
लॉकडाउन था, मौका नहीं मिला करेक्ट का। कोई कोई मिस्टेक्स रहता तो अगले साल उसको करेक्ट करते। एक काम करते हैं क्या, यहाँ पे जो लिखा है ना 2 इंटू दिस मच, 2 इंटू I0 कर दो ना, बात वही हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में वैल्यूज रखी सॉल्व कर दे। तो बड़ा क्या होता है, प्रोग्रेस डाला चालू किया। चलो नेक्स्ट।
Okay. Okay. So next sum. ट्वेंटी वन। देखो क्या बोलते हैं 21 में, of flywheel used to prepare button therefore for synthetic rotation at 100 rpm. It is in the form of a disc of mass 10 kg and radius 0.4 meter. A pump, sorry, a lump of clay of mass 1.6 kg forward and others to it at the certain distance x from the center. Calculate the x. हाँ, बबलू, सोच के देखो जरा कैसा किया, सोच के देखो क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा, पढ़ो एक बार जरा ध्यान से सब लोग। ओके,
इससे देखो इसमें डिस्क है, ऐसे रहता है ना बेटा, कन्वर्टर देखा कि तो उसको घुमाते हैं, उसको फिर लंप, उसका लंप रख के उसको फिर देखो शेप देखो, सब पार्ट्स बनाते हैं। कोई बोला कि डिस्क बोलो या रोटेटिंग डिस्क बोलो, जो रोटेट हो रहा है, का स्पीड क्या था 100 आरपीएम। यस, इट इज रोटेटिंग स्पीड ऑफ 100 आरपीएम। इसका मास उन लोगों ने दिया है 10 kg, 10 kg mass of the disc, 10 kg, radius of the 0.4 meter. What else? अच्छा, मास ऑफ द लंप कितना दिया है 1.6 kg। वो क्या डिस्टेंस पे है उनको चाहिए, एक्स इक्वल्स पॉइंट। तो सिंपल सा पॉइंट इतना ही है, सिंपल सा पॉइंट इतना ही है। ये लोगों ने दिया है कि पहले उसका रोटेशन कितना है 100, इस लंप को यहाँ पे प्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लेस कर दिया तो पूरे सिस्टम का मास बढ़ गया कि नहीं? अरे पूरा डिस्क है जो रोटेट हो रहा है, पूरा डिस्क रोटेट हो रहा है अबाउट दिस गिवन एक्सिस। एक मास इसके ऊपर प्लेस कर दिया तो सिस्टम का, पूरे सिस्टम का मास बढ़ गया, मास बढ़ जाएगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया तो स्पीड कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एक बार रोटेट करके छोड़ दिया ना बेटा, वो रोटेट हो रहा है, दूसरा कोई टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा है। तो पहले मास कम था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम था, एंगुलर स्पीड ज्यादा था। अब एक मास आके अटैच हो गया तो इस मास की वजह से पूरे सिस्टम का मास बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, एंगुलर स्पीड कम हो गया, तो 100 से 80 हो गया। तो बात सबको समझे, मैंने क्या बोला? पक्का सबको समझे? ठीक है, तो अभी हम लोग वही यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, I1 ओमेगा 1 इस I को ओमेगा L इक्वल्स टू I ओमेगा होता है ना, L इक्वल्स टू I ओमेगा, L उतना ही रहेगा। I और ओमेगा का वैल्यू डिफर हो रहा है, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। थोड़ा अगर कंफ्यूजन होगा तो ऐसे लिख लो, L इक्वल्स टू I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। L का वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाला है ना, I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। कैलकुलेशन I1 ओमेगा 1 I2 ओमेगा 2। I1 का वैल्यू बोलो, I1 का वैल्यू बोलो। अरे पहले तो सिर्फ डिस्क ही था ना, पहले वो डिस्क ही था सिर्फ, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मास स्क्वायर बाय 2, या और ऐसा लिखना है तो मास ऑफ द डिस्क, रेडियस ऑफ द डिस्क का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्यों? बिकॉज इट पासेस थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर आई का वैल्यू हो गया, ओमेगा की जगह पे क्या लिखेंगे बेटा बोलो, 2 पाई n1। क्या लिखेंगे, I2 का वैल्यू बोलो क्या हो जाएगा, I2, अब ए वाला तो है ही पहले से, ये तो पहले से ही है ना डिस्क। अब वो मास आके अटैच हो गया, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास ऑफ द लैंड इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर ना। अरे एमआर स्क्वायर ना, एक बार पिछले सर में वही तो डिस्कस कर रहा था, इसके पहले वाले सर में स्फीयर दिया था, मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, फिर पैरेलल से अबाउट डिस्टेंस निकाला, फिर ऐड किया। यहाँ पे तो सब कुछ दिया, तो थोड़ा सा मास दे दिया, तो कोई भी मास दे दिया तो उसके फार्मूला क्या, एमआर स्क्वायर, जनरल फार्मूला। तो मास क्या हो गया m, और डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर, x स्क्वायर। ये टोटल क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया।
इंटू ओमेगा टू क्या होगा 2 पाई। अब क्या करेंगे देखो 2 पाई छू पाई 2 पाई छू। यहाँ पे मास कितना दिया है 10.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू एनुअल कितना है 100। यस यहाँ पे मास कितना दिया 10 0.4 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मास कितना दिया बोलो 1.6 इंटू एक्स बोलो। तो ये हमको फाइंड आउट करना एक्स वाले रहने दो। और यहाँ पे लिख दो 80 आया ना। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हो जाएगा 0.16 इंटू 10 1.6 डिवाइड बाय 2 0.8 200 80 80 ठीक है इक्वल्स। अच्छा अभी यहाँ पे 80 आ गया ना केवल 80 के साथ कैंसिल ही हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया 1। यहाँ पे क्या बच गया बेटा बोलो वही 0.8 0.8 ही आएगा ना प्लस 1.6 एक्स स्क्वायर 1 तरह के क्या होगा माइनस होगा तो 0.2 1.6 एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 एक्स इज इक्वल टू 1/8 एच। आप लोग सोच के देख नहीं समझ पढ़ ले क्या 0.8 का 0.2 कैसे ऐसा बोल रहा है देख 0.8 का 0.2 अभी यहाँ पे देख पहले बार तो ये वाला और ये वाला कैंसिल करके 1 आ गया था। अभी 1 है और 0.8 है 0.8 इधर प्लस उधर के माइनस होगा तो 1 माइनस 0.8 देखो कितना आ रहा है 0.2 आएगा।
करो डन। ये सबको आ रहा है क्या? कुछ बोल रहे हो नहीं आ रहा है? ये तो सर का दिमाग चल रहा है, तुम्हारा दिमाग चलता है क्या इसमें? चलाओगे तो चलेगा ना। कि मैंने सॉल्व करके दे दिया, घर में कोई बैठ के ऐसा ध्यान से पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद उसको हटा दिया और खुद से रैंडमली कोई भी सम उठा के सॉल्व किया, फिर कैसा आएगा? तो फिर ऐसे ही लगता, हमको सिर्फ लगता है कि हमें आता है, हमें नहीं आता है। सो प्लीज कीप इन माइंड, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं आएगा। अरे एग्जाम के दिन बुक खोलते, इसके लिए मार्क्स भी तो वैसे ही आते हैं ना बेटा। अरे जो भी बोला मैं उसी को बोला, मैंने किसी का नाम दिया क्या? मैं किसको बोल रहा हूँ? चलो नेक्स्ट। चलो सम नंबर 22, what they have given to you, pass. (22) starting from rest an object, starting from rest an object rolls down along an incline that rises by 3 in every 5. Okay, the object gains a speed of 10 under root 10 meter per second as it travels a distance of 5/3 meter along the incline. What will be the possible shape of the object? ठीक है, यहाँ पे अरे मत बोल रहे, inclined plane they have given to you, ऐसा inclined plane है, inclined plane है, यहाँ पे कोई बॉडी है जो ऐसा रोल डाउन होके नीचे आ रहा है, बॉडी ऐसा रोल डाउन होके नीचे आ रहा है, रोल डाउन होके नीचे आ रहा है, ठीक है। कहता है कि कैसा राइज हो रहा है, राइज बाय 3 एवरी 5, मतलब अगर ये 5 है तो ये 3 है, लाइक दैट, राइजेस 3 by every 5 का मतलब ऐसा है कि 3 राइज हो गया 5 ऐसा। दूसरा क्या बोलते हैं, और नीचे पहुंच के उसका स्पीड कितना हो गया, अंडर रूट 10 मीटर पर सेकंड बोला हमको। तो हमसे जानना क्या चाहते हैं, तो बॉडी कौन सा है, अच्छा वो डिस्टेंस भी कितना ट्रैवल किया 5/3। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना एवल एल, वो लोगों ने दिया है 5/3 मीटर दिया है ना, इट इज विच बॉडी, सॉलिड स्फीयर है, हॉलो स्फीयर है, सिलेंडर है, क्या है?
बेटा ये यू स्टैंड आपने ना क्या एक्सप्लेन किया बता, क्या एक्सप्लेन किया अभी मैंने? बिग स्टैंड क्या एक्सप्लेन किया बता? बाजू वाला क्या एक्सप्लेन किया बता? अरे तब क्या अभी बताया? ऐसा रे पापा ने पैसा भर ताकि इसका हवा खा के वसूल करे, कैसा है? नाले सुन भी नहीं सकते तुम लोग, पढ़े रहो ऐसे। सीरीज ए थ्री ए फाइव, बी का वैल्यू दिया, एल का वैल्यू दिया 5/3। बोलते हो कौन सा बॉडी है बता। कैसे पता चलेगा कौन सा बॉडी है? आप कुछ मत करो, जो दिया हुआ वाला फॉर्मूला अप्लाई करो, अपने आप से कुछ ना कुछ क्लू आएगा। तो लोगों ने इंक्लाइन प्लेन बोला है, वेलोसिटी दिया है, तो लोग कोई फॉर्मूला अप्लाई करें। क्या है फॉर्मूला? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? v इक्वल्स अंडर रूट 2cl sin थीटा 1 प्लस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन अगर हम बात करेंगे, ये हमारे इंक्लाइन प्लेन का थीटा का वैल्यू है, तो v स्क्वायर is 2gl sin theta 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, बराबर है ना? ये हमारा फॉर्मूला हुआ कि नहीं? स्क्वायरिंग करके रूट निकल गया यहाँ से, बी स्क्वायर की जगह पे अब 10 आ जाएगा, बी दिया ना अंडर रूट 10, तो बी स्क्वायर इज 10। 2 है, जी 9.8 होता है, 10 ही ले लो, 9.8 10 ले लो। एल का वैल्यू कितना दिया? 5/3, 5/3। साइन थीटा क्या होगा? अपोजिट ऑफ हाइपोटेनियस, 3/5 a 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, 10 10 2, ये वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा 1 plus k स्क्वायर बाय r स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया? 2। तो दिस k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज 2 minus 1 plus 1 minus 1 हो जाएगा, तो दिस k स्क्वायर r स्क्वायर, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर इज। अभी आप लोग चेक करो, मैंने जो लिस्ट ऑफ फार्मूला दिया था, स्टैंड स्टैंड बाहर जा, पहले तू बाहर जा, बता कर बात के जा जल्दी। अभी जो मैंने लिस्ट ऑफ फार्मूले लिख के दिया था, उसमें क्लियरली मैंने मेंशन किया है, सबका k स्क्वायर बाय r स्क्वायर मैंने निकाला है बेटा, सबका निकाल कर रखा है, वही आया देखो, k स्क्वायर बाय r स्क्वायर का वैल्यू 1, तो पता चल गया क्या है? रिंग है, ये रिंग है, ठीक है। तो k स्क्वायर बाय r स्क्वायर रिंग का होता है, उसका वैल्यू आ गया 1, लिख लेना। भाग के जा, भाग के जा, वाह।
चलो डन। अगला टॉपिक कौन सा है? सर पे टेंशन। अरे टॉपिक का नाम ही है सरफेस टेंशन। चलो हो गया। हाँ हाँ हाँ, कैंसिल तो किया है ना पहला वाला पार्ट। एवरीवन आ जाओ अगले टॉपिक पे। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सेकेंड टॉपिक सब सुन रहे हो ना? क्या बोला? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। ठीक है, इसमें स्टार्टिंग का पेज नंबर 26, 27, 28, 20, टू पॉइंट 4.1 वहां से है सरफेस टेंशन वाला। आपको पता था ना सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन और सरफेस टेंशन एक जैसे लगता है ना। ये देखो फिर और आगे चलो और आ जाओ पेज नंबर जो डिलीटेड पोर्शन वो बता रहा हूँ। पेज नंबर 48, 2.8 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी वहां से लेके आगे तक, आगे तक मतलब लास्ट तक बेटा, लास्ट तक पूरा कैंसिल। ठीक है, तो 5 एक मिनट बेटा है सरफेस टेंशन अपने को स्टार्ट करना। एक 2 मिनट में स्टार्ट करना, जरा सब लोग नोटबुक सब बंद करो। क्या नहीं बोलना आप? बैठ, सब बैठ। देख आपको मतलब है क्लास में पढ़ाई नहीं करोगे तो कुछ भी आपके मतलब नहीं करोगे। एक तो सुबह सुबह नींद खुलती नहीं, आराम से करो, बॉडी को रिलैक्स करो, माइंड को रिलैक्स करो। इधर आके क्यों ऐसा करने का? और आए हो तो फिर पढ़ के जाओ, कुछ सीख के जाओ। अब भी इधर से कुछ तो आवाज आ रही थी इधर से भी, किसने बोला मेरे को नहीं पता। सब बोल रहा था यार छोड़ना है, डिलीटेड पोर्शन है तो क्या होगा, हमको तो नीट देने का है। ये बेटा ठीक है, हमको नीट देने का है, हम नीट देंगे और कराएंगे भी। ऐसा थोड़ी कि हम लोग तुमको नहीं कराएंगे। ये 12th के पोर्शन में से बहुत सारे बच्चे से जो 12th में हैं, तो नहीं है, तुमको क्यों नेसेसरली पढ़ाने। तो देखिए जो नीट वाले हैं, जैसा बोलते हैं हम लोग नीट में हमको पढ़ाई करने का, क्या तुम नीट के जैसा पढ़ाई कर रहे हो? नीट का पढ़ाई कहना, सर गुस्से है ना जब 10th पास करके सर जेई करने का है, सर 11th 12th बंद करता है, 11th 12th नहीं करना, सब बोल के निकल। 11th जैसे से खत्म होता है, नीट से फार्मेसी पे आ जाते हैं, 12th खत्म हो जाता है, एसी की भी लाइफ करते हैं।
डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ, फैक्ट इतना ही है बेटा, हम जो कहते हो कर रहे हैं क्या? नीट मतलब ना बेटा, नीट मैं बता तो रहा हूँ ना कि बहुत रेयर बच्चे होते हैं ना जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर करते हैं, बहुत रेयर बच्चे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्वालिफाई करेंगे, पॉसिबल नहीं। स्टेट बोर्ड का तो फिर भी पॉसिबल नहीं, सीबीएसई आईसीएसई का अगर बच्चा है ना तो उसको एक बार फिर भी वो कर सकता है। इसलिए कर सकता है क्योंकि जो तुम लोग 11th और 12th में पढ़ रहे हो ना बेटा, इसका 80% पार्ट लोग 9th और 10th में पढ़ चुके हो और वो लोग उस तरह से अगर फोकस्ड है। देख एक और बात बताता, अभी ना तुमको ऐसा लगता रहेगा, मैं बहुत बहुत रियल स्टेटमेंट बताता हूँ मैं आपको। देख कोई ना, अभी जैसे देखो हम लोग को पढ़ा देते, तुम लोग कितने घंटे यहाँ पर आते हो पढ़ाई करने के लिए? 4 घंटे। अभी 4 घंटे क्यों आ रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन में कॉलेज में जाना, सुबह 2 घंटा शाम। अगर रेगुलर होता सुबह शाम का बैच होता तो मेरे पास कितने घंटे किया? एक घंटा ज्यादा से मैक्स टू मैक्स 2.5 घंटा, 7 से 7.5 या 7:30 से 10 या शाम को 6 से 7 या सॉरी 6:30 से 9 या 6 से 8:30 यही आने वाले 2 घंटे में हम लोगों को 2 साल लग जाते थे। खुद देख रहे हो बेटा क्वेश्चन कैसा है। एक टॉपिक चालू किया रोटेशनल डायनामिक्स 2 महीना होने के बाद, अगर मैं कुछ गलत बोलूं तो बोलो, वो स्लो जा रहा हो रहा है, टाइम पास कर रहा हूँ, मैं टाइम पास करा रहा हूँ कि छोड़ना अच्छा एग्जाम कराया 10 घंटा टाइम पास करते हैं, ऐसा कुछ करा बताओ। हम लोग बराबर कर रहे फिर भी 2 महीने के कराने, फिर भी इससे बड़े बड़े टॉपिक। चलो वो भी जाने दो। फिजिक्स में कितने टॉपिक हो गए? 4। मेरा एक हो गया और हो सकता है 3, 2 हो गया कंप्लीट, 3 हो गया। केमिस्ट्री में कितने हो गए? तीसरा 4 4 हो गए, 4 हो गए केमिस्ट्री में। बायो में कितने हो गए? 5 हो गए, 3 हो गए बायो। और इसमें मैथ्स 8 हो गए। चल बेटा 8। अच्छा सुना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में चारों मिला के काउंट किया कितने टॉपिक्स होते? 72 to 75 टॉपिक्स होते। उसमें से भी हमारे कितने खत्म हो गए? 3 3 6 3 9 और 8 15-17 टॉपिक खत्म हो गए। मीन्स कितना बोल सकते हैं? ऑलमोस्ट 1/5 पोर्शन हम लोग ने खत्म कर दी। हमारे कितना पड़ गया ये वो कभी सोचा हमारे? ये भी जाने, ये बेटा आज क्या तारीख है? 20 तारीख है। श्योर 20 तारीख? कौन सा महीना? 30 हो गया मतलब समझे गया है इमाम। 10 दिन में क्या? सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब में तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम रहेंगे। मान ली फेब पूरा तुम्हारे हाथ में। कितने महीने हो गए? 6 महीने। हर महीने का 30 दिन पकड़ के चल, कितना हो गया? 180 डेज। 180 डेज बराबर है। और तुम लोगों ने कभी हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबको जरा काउंट करके देखना कितने टॉपिक्स? ऑलमोस्ट 165 10 टॉपिक्स। सारे टॉपिक्स काउंट किया तो हाँ, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स वगैरह सब मिला तुम्हारे पास कितने बच्चे हैं? और तो टॉपिक कितने बच्चे हैं? तुमको क्या लग रहा है एक टॉपिक के लिए 2 दिन भी बचा है? एक टॉपिक से 2 दिन भी नहीं बचा है। तुमको लगता है तुम्हारा पूरा इंटीग्रेशन हुआ? इंटीग्रेशन डेरिवेटिव हुआ? तुमको लगता है एक दिन में 2 दिन में पूरा डेरिवेटिव तुम खत्म कर लो? ईएमआई तुम खत्म कर लोगे, वेव्स तुम खत्म कर लोगे, ऑप्टिक्स तुम 2 दिन में खत्म कर लो। जो थर्मो इलेक्ट्रो बचा होगा अभी, थर्मो इलेक्ट्रो में घुसेगा तो तुमको पता चलेगा कैसा थर्मो इलेक्ट्रो ही बना, आयोनिक इक्विलिब्रियम कितना बड़ा। तो भाई इतना याद रखो, मतलब तुम लोग ऑलरेडी डेफ्ट में हो, जो तुम लोग टाइम पास में लगे रहते हो ना, ये दिवाली खत्म होने दे बेटा, कैसा ना फैब आएगा तुमको पता भी नहीं चलेगा। और ये मैं तुमको डराने आया कि ऐसे ना, मैं वो बात पता 3 साल से देखते आया, 22 साल हो गए बेटा, तो देखते हो वो मैं बता, हमको ऐसा लगता है हम लोग कर लेंगे, चलो कर लेगा। अरे तू कर लेगा, माना तू जीनियस है। कोई 10 ओवर में 400 रन तो नहीं कर पाएगा ना, 10 ओवर में बहुत करेगा, 150 रन तक पहुंचे। 200 भी होगा क्या 10 ओवर?
भाई तो एबी डिविलियर्स हर बॉल पे 6 मारे, हर बॉल पे 6 मारेगा पॉसिबल है क्या? तो भाई देखिए ड्यूरेशन है, स्लो एंड स्टडी, बहुत प्रेशर में आके कुछ नहीं कर पाओ। और 1 महीना जाने दे बेटा, 1 से 1.5 महीने, तुमको ना समझ में ही नहीं आएगा स्टार्ट कहाँ से करना, ये भी करना, ये भी करना, तुम क्या करो यार, तब जाओ। बाहुबली है क्या तुम्हारे पास 100-200 लोग ऐसा मारेगा सब उड़ जाएंगे? भाई हर चीज के लिए थोड़ा समय लगता है, और उधर समय कोई भी चीज नहीं होती। ठीक है, तुम लोगों को पढ़ाने का हमको पैसा मिलता है, तुम लोग पढ़ो, वार्ड में जाओ, हमारे बाप का क्या जाए, ऐसा भी सोच सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम लोगों के पैसे से हमारा घर चलता है। तो हमारा जो ड्यूटी है मैं तुमको बता, बेटा प्लीज थोड़ा थोड़ा आ जाओ, कंट्रोल में आ जाओ, थोड़े पढ़ाई पे लग जाओ, ये दिन यूं ही निकल जाए। कैसे निकलेगा तुम खुद नहीं पता, कुछ सोच के देखना बेटा, ये 12th के इतने 1-2-3 महीने निकल के कुछ पता चला कि 2-3 महीने में हमारे 3-3 4-4 टॉपिक सब खत्म हुए। हमें कितना आता है? मैं एक बात बोला, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा भाई सब समझा ना, सबने बोला हाँ समझा। मैं बोला तुमको सिर्फ समझा है, आता नहीं है। इस सर ने अपने दिमाग से सॉल्व किया है, तुम्हारा कुछ भी इसमें कंट्रीब्यूशन था क्या? तो तुम लोग प्लीज, मैं इसको कितनी बार बोला हूँ, जिसको सम डिफिकल्ट लगता है, पिछले साल भी बोला था, बेटा ना सम उठाओ, सम जो मैंने एक भी सम को वैसा होमवर्क दिया, एक होमवर्क को घर पे तो ऐसा बोला था, सारे सम्स मैंने सॉल्व करके दिया, डेटा फाइंड फॉर्मूला कैलकुलेशन। सम पढ़ो पहला, सम सॉल्यूशन मत पढ़ो, पहला सम पढ़ो, उसको समझने का कोशिश करो। उसका फिर ऐसा है तो सर ने कैसा डेटा लिखा है, फिर ये डेटा है तो सर ने क्या फॉर्मूला यूज किया, खुद को एनालाइज करो बेटा, खुद को करो। अगर हम पढ़ाते 2 घंटे, तुमको पढ़ना है 4 घंटे, तब हम दोनों का पैरेलल मैच हो। उस तरह से बेटा अगर रोज का 2 सब्जेक्ट मान के चलो तो तुमको 8 घंटा रोज पढ़ना है। क्या हम लोग 8 घंटा पढ़ते हैं? और हम बात करते हैं हमको नीट में जाना, नीट इतना आसान नहीं है बेटा। नीट के पेपर्स लेके आ जाओ, हम सर लोग भी 2-4 समय अटक जाए, नहीं कर पाए, ऐसा ट्रिकी और ऐसा घुमावदार है। तो भाई कुछ नहीं, उसके लिए कितना मेहनत लगेगा। बोला ना फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाते, क्योंकि तुम्हारा कॉलेज है, जनरल है, तो तुम लोग तो तुम लोग भी इससे क्या गलती है? तुम लोग सुबह शाम यहाँ पे आते हो 4 घंटे, कॉलेज का रहता है लेक्चर 3 से 4 घंटे, सोना भी है 8 घंटे, फिर अपना टाइम पास भी थोड़ा है, तो लोगों के पास भी कहाँ समय है? तो समय नहीं है, तो समय हमें निकालना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, सच बता, तुम एकदम पजल हो जाओगे एंड मोमेंट। बात समझ रहे हो तुम लोग? मैं बोलता हूँ लोग भाई बहुत जीनियस हो, तो समय तो लगेगा ना करने के लिए बेटा, और लोग सडन तो सब नहीं हो। इस थोड़ा अपना, सब यहाँ पे पढ़ाते हैं, हम लोग अपनी दुनिया में रहते हैं, कितने लोग मोबाइल में लगे रहते हैं, क्या मतलब? उससे अच्छा नहीं आने का ना, घर पे बैठ कर दो काम एक साथ करोगे, दोनों में से कुछ भी अच्छे से, मेरा जो कहने का मतलब, एक ही काम करो और अच्छे से करो। दोनों काम के ऊपर को जाना है, यहाँ पे आया सीख के जा, फिर नीचे जाके 2 घंटे टाइम पास कर, कोई प्रॉब्लम। फिर तू जब पढ़ने को बैठेगा तो 2 घंटे तो फुल फोकस से, दोनों साथ में होता रहेगा तो एक भी अच्छे से नहीं, तो एक भी अच्छे से। वो वी आर गेटिंग दिस। प्लीज थोड़ा आ जाओ, लाइन पे आ जाओ तुम लोग, थोड़ा रूल्स रेगुलेशन बना, थोड़ा अपना इस समय पे हमारा माइंड ज्यादा फ्रेश है, उस समय पे पढ़ने वाला काम है, मतलब समझ के पढ़ने वाला सब थोड़ा नींद जैसा रहता है, म्यूजिक लगा होता है, मैथ सॉल्व होता है कि नहीं, थोड़ा म्यूजिक वगैरह लगा, फ्रेश हो गया, चाय पिया और सॉल्व करने का तो मतलब ऐसे थोड़ा अपने आप को मैनेज करो, तुम्हारे पास समय ज्यादा नहीं है, तो उसी समय में तुम अपना काम भी कर लो, वो तुम्हारा ट्रिक है ना, तुम्हारा थिंकिंग है ना, तुम लोग अपने आप को उस तरह से चैनलाइज कर दो। जब नहीं करोगे ना तो ना 1-2 महीना और जाने दो, तुमको पता ही नहीं चलेगा क्या स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे, उसी पजल में खत्म हो जाएगा सब, कितने लोग फेल भी होते हैं और होते भी आ रहे। कितने सारे बच्चों को नाम मिलता है ना, बता, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है, 2 जाते 2 साथ में तो जुड़े हुए, जुड़े हुए फ्रेंड्स थे, तो मैं कितने बार बोलता था तुम ऐसा क्यों करता, हम पढ़ना, सर आपको पता नहीं, हमको 10th में अच्छा मार्क्स तो निकाल लेंगे। मैं बोला अरे मत कितना, अरे सर आपको पता नहीं हम लोग कर लेंगे। बेटा रिजल्ट आया, दोनों जन फेल हो गए, आके रो रहे थे किसी ऑफिस, फिर लोगों का हम लोगों ने सेटिंग करा के फिर सबको
ये एग्जाम दिया, पास करा, हमको फार्मेसी में मिल रहा है। प्रभास सबको सुनता मैं क्या बोलूं, तो भाई तुम लोगों को ऐसा लगता है तुम लोग कर लोगे? तुम लोगों ने अभी तक एक भी बोर्ड का एग्जाम नहीं दिया, सब 10th का दिया, 10th का एक किया, वो भी आधा ही, एक पेपर एक भी नहीं दिया था। बराबर है ना? हाँ बेटा, हम लोग हर साल बोर्ड का एग्जाम देते हैं। वे जो बच्चे हर साल जो बोर्ड का एग्जाम क्लियर करते हैं वो हमारे मार्क्स होते हैं तो हम लोगों ने पढ़ा है। जो हम लोग आजकल बच्चे लोग हमारी बात ही नहीं सुनते, ऐसा लगता है यार हम लोग मेहनत करें। पहले के बच्चे हमारी बात सुनते थे, हम जो बोलते थे उसको फॉलो तो करते थे कि बस अब करने सर बोल रहे तो सही होगा। आजकल क्या हमारे दिमाग में क्या है? ये एटीट्यूड है बच्चों बच्चों। एक मैंने बात बोला ना बेटा कि तुम लोग मुझे फीस दे रहे हो तो फ्री में दे रहे हो, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं भी पढ़ा रहा हूँ, मतलब ये ड्यूअल है पर फिर भी उससे इमोशन रहता था पहले के बच्चों। आजकल ना पता है तुम्हारी गलती, तुमको सराउंडिंग में ऐसी चीजें है ना कि तुम्हारे अंदर का फीलिंग्स इमोशन मर गया है, मतलब चीजें नहीं है। मतलब ठीक है, सब तुमको लगेगा सब क्या बोल रहे हैं, बट फैक्ट यही है। हमारे कब के बच्चे बेटा 2004-5 के बच्चे आज भी हमारे टच में है, अच्छी अच्छी जगह पे, अच्छे अच्छे पोस्ट पे, बट आज भी मिलते हैं। तो मैं एक बार मलाड में चढ़ा, वो फर्स्ट क्लास में, इससे वो सब मैंने आगे वाले को बाबू बोलने की आदत है मेरे को, बोलो और थोड़ा आगे बढ़ो, उससे घूम के मेरे को देखा, स्टूडेंट था अपना, बोला आवाज पहचान लिया हो। तो उसने मतलब वो फर्स्ट क्लास में पता ना शाम के समय कैसा फील होता है, उसमें कैसे कैसा वो पैर छुड़ा, नहीं बेटा रहने दे, ठीक है इट्स ओके, वो बोला नहीं सर। फिर उसने मेरे को एक बात बताई, तो दो सेंटेंस बोलता हूँ मैं, ऑलवेज वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स एंड व्हाटएवर वर्क वी आर डूइंग दैट पुट्स इन द बॉडी एनर्जी कॉल्ड स्टोर्ड एनर्जी। बोलता हूँ ना जितना वर्क करोगे कहीं ना कहीं से रिटर्न मिलेगा। वो बच्चे ने मेरे को बोल के सिखाया, मतलब बोल के बताया। वो 2005 का स्टूडेंट बोला सर आपको बताया था ना कि इसको लिख के रखो, रियल लाइफ में काम आएगा। सर आज भी मेरी डायरी में लिखा लिखा हुआ ऐसी चीज पड़ा हुआ है, उसको मैं फॉलो करता हूँ। और उस समय पे हमको नहीं समझा कि सर क्या बोल रहे हैं, आज हमको समझ में आता है कि जो हम लोगों ने मेहनत किया था, हमारे साथ बहुत सारे लोग थे, मैंने बहुत शिद्दत से मेहनत किया था, मेरे आजू बाजू की जो ये सब टाइम पास करते थे, ऐसा लगता था यार क्या मैं मर रहा हूँ, ये लोग मजे कर रहे हैं। सर आज समझ में आता, आज वो लोग मेरे आजू बाजू में भी नहीं, बहुत अच्छे पोजिशन। तो जो बोले उस समय में हमको उसका मतलब नहीं समझा, आज समझ में आता है उसका मतलब क्या है। सो बेटा प्लीज थोड़ा तुम लोग ना, देख कैसा ना, अल्टीमेटली में एक बात बोला ना कि पहले एक बात बोला था मैंने कि तुम लोग फीस भर दिए, मैं टाइम पास तो नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरा पढ़ा रहा हूँ, अब तुम पढ़ो नहीं पढ़ो किधर भी जाओ। लेकिन वो सिर्फ कहने की बातें होती है, रियलिटी तुम अच्छा करोगे तो हमको दिल से अच्छा लगेगा, अरे मेरा स्टूडेंट है। फेल भी हो गए तभी भी हमको बुरा लगेगा इसको पढ़ा है। तो वो जो कमर्शियल एंगल है ना, व्यवहार का बात, तुमने फीस दी और मैंने पढ़ा, कमर्शियल एंगल। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों का एक दिल का भी एसोसिएशन है, रोज एक दूसरे का थोबड़ा देख, दिल में एक प्लेस रहेगा कि नहीं। आपको ऐसे बोलता हूँ कह रहे बाबू ऐसे ऐसे बोलता हूँ, एक इमोशन रहता है इसके लिए, किसी भी टीचर के साथ तो उसको उनकी बातें सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। सर जो बोल रहे हैं मतलब जुलूस के पीछे बात हो, टाइम पास के लिए तो बोल, वो जो मैं तुमको बता रहा हूँ ना बेटा, हम लोग ना इतने सालों से जो पढ़ा है उसका एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि तुम लोग को ऐसा लगता है हम लोग कर लेंगे। हम लोग रोज हर दूसरे दिन कसम खाते हैं, कल से मैं करता हूँ, कल बोलते हैं अरे छोड़ आ जाएंगे, कल से तो पक्का करता हूँ। होता है हमारे साथ, ये तुम्हारे साथ हो रहा है ऐसा नहीं, सबके साथ यही होता है। और उससे जब जो आगे और निकलेगा वही सक्सेस होता है, बाकी लोग 10 में से एक दो लोग सक्सेसफुल होते हैं, बाकी सब तो ये बताओ बेटा, पूरे वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है ना उसका 2 या 3% लोग ही ना रिच रॉयल लाइफ जीते, बाकी सब तो एडजस्टमेंट में जीते। पता है 2-3% लोग कौन से हैं जो कसम खाते हैं मैं आज करूंगा, मतलब आज करूंगा, ये बिगड़ कल कल पे टालते ही नहीं, वो लोग ही ना सक्सेसफुल।
जाएगा हो जाएगा। अब 50 ओवर में 400 रन अगर देख लिया तो पहले हो जाएगा, अरे यार मुश्किल है, नहीं कर, समझ रहे हो मेरी बात? वो सिचुएशन बता रहा था, अभी भी कैसा है, हाँ कर ले, 1 महीना 2 महीना बचा है और तो भी समय, सब मुझसे बाहर निकलो, थोड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, मैं इतना ही बोलना। और एटलीस्ट कोई भी सर जब पढ़ाता है ना, सिर्फ ध्यान से सुनोगे भी ना, सर क्या बोल रहे हैं, तो तुम लोग एग्जाम में लिख सकते, पता है क्यों? ये हमारा हमारा मेमोरी बहुत स्ट्रांग, ध्यान से सुनो तो बेटा कभी नहीं भूलेगा। तो बताया तो था तुम लोगों को कि तुम लोग अभी यहाँ पे आज पढ़े कि अगले मोमेंट पे क्या पढ़े क्या याद नहीं रहे, क्यों? सर फोकस, मूवीज का देखो सारा गाना तुमको याद रहता, स्टोरी याद रहता, तो हमको अलाउड नहीं है किसी ने से बीच में खड़ा रही है ना, जब गुस्सा आता है तो हमको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए रे, हम लोग पढ़ाई करने को बैठे हैं तो यार चलो पानी भूल जाएंगे ना, फोकस नहीं है तो फोकस फोकस सुनोगे भी ना सब, तभी भी तुमको बहुत हद तक याद है। सरफेस टेंशन क्या है बेटा, बोलो थोड़ी। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या है? ठीक है, चलो एक बात बताओ, कोई भी लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप में क्यों होता है? मैंने बोला समझे? एक लिक्विड ड्रॉप, कोई भी लिक्विड ड्रॉप, ऑयल का कोई भी लिक्विड होने दो, उसको जब ड्रॉप आउट करोगे तो स्फेरिकल शेप में ही रहे। Why a liquid drop is always spherical in shape? ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो, तुम लोग सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करो, झाग बनता है कि नहीं? जिसको स्पिट करते हैं झाग बनता है, किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करो। कभी डाबर का लाल दंत मंजन यूज किए हो या कॉलगेट का व्हाइट वाला पाउडर यूज किए हो? इससे तो झाग बनता नहीं, लेकिन कोई टूथपेस्ट से क्यों झाग बनता है? बट आप लोग परफ्यूम्स वगैरह यूज करते हो, तो उस परफ्यूम का जो बॉटल है, तो उसका बॉटल ट्रांसपेरेंट होगा, उस परफ्यूम से शेक करके देखो, उसके अंदर भी झाग बनता है, क्यों? उसके अंदर भी झाग बनता है, क्यों? वैसे ऐसे काफी साल पहले, 40-50 साल पहले लोग, मतलब ना 40-50 साल क्यों, 40 साल ही बोल सकते हैं, मैंने भी अपने बचपन में से देखा हुआ, लोग ना राख होता ना, राख, राख से लोग नहाते थे। आज भी गांव में जाओ तो राख से लोग बर्तन धोते हैं, दैट इज मोर हाइजीनिक देन विम बार एंड सोप डिटर्जेंट, बहुत ज्यादा हाइजीनिक है। मसले पड़ा ना कार्बन का प्रॉपर्टीज, आप वो ज्यादा हाइजीनिक भी है। फिर आज ये सोप और डिटर्जेंट की जरूरत क्यों है बेटा? कपड़े धोने के लिए पता है ना, घर पे जो माताएं बहनें जिनके लंबे बाल होते थे, मिट्टी से अपने बाल धोते, फिर आज ये शैम्पू एंड ऑयल की जरूरत क्यों है? की जरूरत क्यों है? डिटर्जेंट की जरूरत क्यों है? कपड़े धोने के लिए ना, गांव का धोबी होता था, सारा कपड़े लेके जाके नदी में फेंक देता था, बनाया था 10 ट्रक, कपड़े 2-4 घंटे तक पानी के अंदर रहते थे, कपड़ा उठाता था, पत्थर पर ऐसा मार मार के ऐसा मस्त साफ होते थे। तभी तो सोप डिटर्जेंट की जरूरत थी नहीं, फिर आज क्यों जरूरत? आजकल वैसे श्रावण चल रहा है, नहीं तो हर संडे को मम्मी को संडे स्पेशल बनाती है, वो संडे स्पेशल खाओ, थोड़ा ऑयली हो जाता है, ऐसा नल के नीचे जाओ और ऐसा हाथ दो, हाथ साफ होता है कि नहीं साफ? लेकिन कोई जेल यूज करेंगे या नींबू वगैरह यूज करेंगे तो अच्छे से साफ होता है, तो ऐसा क्यों जेल से साफ होता है और ऐसा पानी से साफ नहीं? अभी मस्त बारिश हो रही है, शाम वगैरह को ऐसा बाहर निकले, बारिश हो रही है, टाइम स्टॉप है, गर्मा गर्म मंचाओ सूप की खुशबू आ रही है, टेम्पटेड हो जाते हैं भाई ला 1/2 बेटा, हम लोग गर्मा गर्म सूप पीते हैं, वाह यम्मी लगता है, मजा आता है, तो सूप ठंडा होने के बाद यक लगता है लेके जाने,
तो ऐसा हो गर्मा गर्म सूप टेस्टी लगता है और ठंडा होने के बाद टेस्टी नहीं लगता। देखा होगा मम्मी को अगर कंबल वगैरह धोना है, चादर वगैरह धोना है, then mama supposed to use hot water for that. गर्म पानी यूज करते थे। आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम पे जो बीएमसी वाले लोग होते हैं ना, बीएमसी वाले लोग, ये ना रोड के किनारे जो नालियां रहते हैं उनपे ऐसा ऑयल छिड़कते हैं बेटा। क्यों ऐसा? कहते हैं समर में कॉटन क्लोथ पहनना कंफर्टेबल होता है, ही पहनना चाहिए सब रूल नहीं, बट पहनना कंफर्टेबल होता है। क्यों? एक तो कोई भी कपड़ा पहन गर्मी तो लगेगी बेटा गर्मी में, ऐसा थोड़ी कॉटन का कपड़ा पहन कर तो गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी लगेगी। इंक पेन देख लो, इंक पेन, इंक पेन होता है ना ऐसे, तो बीच में ऐसा स्प्लिट होता है। ऐसा मैं पूछ रहा हूँ। देखा होगा जिसका भी घर ग्राउंड फ्लोर पे होता है ना, ग्राउंड फ्लोर पे वो लोग अपने घरों में एक पर्टिकुलर हाइट तक टाइल्स लगवा लेते हैं। जिसका भी घर ग्राउंड फ्लोर पे होता है, अपना किचन ले लो, अपना वॉशरूम वगैरह जो रहता है, वो सब जगह पे बेटा पूरा टाइल्स ही लगा के रखते हैं। ऐसा क्यों? अभी फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड, सुन रहे, फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टू मेरा एमएससी तक मुंबई में मेरी पढ़ाई हुई। तो उसके पहले होता ना नर्सरी, गांव में गदैया गोल बोलते हैं, है ना, ऐसा गांव सब बच्चे तो हम लोग ऐसा स्कूल वगैरह में जाते थे गांव वगैरह में, तो तभी बहुत छोटे थे तो गांव में ही रहते थे हम लोग। तो सब बहुत गर्मी होने चालू चालू होता था ना, गर्मी पड़ना चालू होता था ना, तो दादाजी बोलते थे सबको कि खेत को फ्लो कर दो, खेत की जुताई कर दो, खेत का जो मॉइस्चरनेस है ना, जो उसकी नमी रहेगी ना, वो मेंटेन रहेगी, खेत सूखेंगे नहीं, फ्लो करने के बाद सूखेंगे नहीं। फिर गर्मी का टाइम आया, तो बोलते थे कि भाई जितने अपने खेतों में पेड़ लगे रहते हैं वो सारे पेड़ों की छटाई कर दो। छटाई के दो फायदे होते हैं, मतलब तो ऐसा कर करके छटाई कर देंगे, छटाई मतलब समझा बेटा, जितना उसके ब्रांचेस सारे ब्रांचेस को कट कर दो, तो पेड़ सूखेंगे नहीं। उल्टा सोचता है, खेत को फ्लो कर देंगे, पेड़ को कट कर देंगे, हो जाएंगे वो लोग, ज्यादा धूप लगेगा, सूख जाएंगे। ऐसा उल्टा उल्टा काम क्यों करो, ऐसा मैं सोचता हूँ। फिर बाद में ऐसा लगा नहीं यार वो सही है। तो बेटा ऐसा ऐसा क्यों कि उसको उसमें छटाई कर देंगे तो सूखेंगे नहीं, खेत को फ्लो कर देंगे तो सूखेंगे। ये जितने भी मैं क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ ना बेटा, सारे क्वेश्चन का एक ही आंसर है, सरफेस। तो अगर सरफेस जैसे समझ में आएगा तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। समझने का कोशिश करोगे सरफेस टेंशन है। सी, surface tension is a phenomenon of free surface of the liquid. Surface tension is a phenomenon of free surface of the liquid. Free surface of the liquid. Free surface of the liquid का क्या मतलब होता है? लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट में है उसको हम लोग फ्री सरफेस। लिक्विड का वो सरफेस जो किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, बोलो फ्री सरफेस। तो जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है उसी का प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी लिक्विड अपने आप को फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है। जो भी लिक्विड का फ्री सरफेस होगा ना बेटा, वो अपने आप को उसे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है, और करेगा ही करेगा, नहीं करेगा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा ही। और इसी फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। जिससे बेटा बलून है, बलून, बलून का जो इलास्टिक वाला पार्ट है, मतलब बलून को फोड़ दो, उसका जो इलास्टिक पार्ट है ना, तो इलास्टिक पार्ट है ना, उसको दो लोग सब पकड़ बेटा, उधर पकड़, है ना, इसको इलास्टिक वाले पार्ट को सब पकड़ के खींचेंगे, ऐसे ऐसा स्ट्रेच हो जाएगा। और जैसे ही छोड़े बेटा, पकड़ना है इसको, पकड़ना तो पकड़ना, इसको सब छोड़ेंगे ना बेटा तो क्या होगा, फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है कि नहीं? कैसे फ्रॉम एवरी पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है? उसी तरह से जो फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड होता है वो भी अपने आप को फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन, कौन सा, जो फ्री सरफेस होगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है बेटा, और इसी को
लोग बोलते हैं सरफेस टेंशन। ये रीजन है कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप हमेशा स्फेरिकल शेप में होता है। इससे लिक्विड को साथ ड्रॉप आउट करो, जिससे ड्रॉप आउट करोगे फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन किसके कांटेक्ट में आ गया, एयर के कांटेक्ट में आ गया, तो फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन अपने आप को इससे कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा एंड फाइनली कौन सी शेप में आ जाएगा, वो स्फेरिकल शेप में आ जाएगा। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक, मम्मी हमारे लिए चपाती बनाती है, गूदे हुए आटे को लेती हैं और उसको ऐसे ऐसे करती है, ऐसे करती है मतलब क्या करती है, उसको फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन कॉम्प्रेस करने का करती है। कौन सी शेप में आता है, स्फेरिकल शेप में आता है। उसी तरह से लिक्विड ड्रॉप भी अपने आप को फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन से कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करता है एंड फाइनली शेप में आता है। तो अगर कोई भी लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या है, इट इज द फिनोमिनन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। व्हाट डू यू मीन बाय फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड? तो लिक्विड का वो सरफेस जो एयर के कांटेक्ट, वो अपने आप को फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन कॉन्ट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, कोशिश नहीं करेगा, इनफैक्ट करेगा। और इसी प्रॉपर्टी से फिनोमिना को बोलता है सरफेस टेंशन। बेटा जो बलून है क्या वो सॉलिड है? बलून क्या सॉलिड है? एक्चुअली सॉलिड नहीं है। सॉलिड तो कौन होता है, सॉलिड कौन होता है जिसके अंदर हमारे फोर्स को बैलेंस करने की टेंडेंसी है। बेटा यहाँ पे ऐसा फोर्स अप्लाई करो कि यहाँ से मूव हो जाएगा क्या, नहीं, तो वो हमारे फोर्स को क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। किसी लिक्विड के ऊपर ऐसा फोर्स अप्लाई करो तो अपने फोर्स को बैलेंस कर पाएगा, गैसेस बैलेंस कर पाएगा। तो लिक्विड और गैसेस में हमारे फोर्स को बैलेंस करने की टेंडेंसी नहीं होती, सिर्फ सॉलिड्स में होती है। और उसी बलून में जब एयर फिल कर देंगे अपने शेप में आ जाएगा। अब उस बलून को ऐसे फिंगर से प्रेस करो, सब हो कि तुम्हारा बलून गेट इनसाइड, तुम्हारा फिंगर गेट इनसाइड द बलून, जैसे उंगली को हटाओगे फिर से उसी शेप में आ गया। और तब उसके अंदर आपके फोर्स को बैलेंस करने की क्या क्रिएट हो गई, टेंडेंसी। तब उसके अंदर रिजिडिटी प्रॉपर्टी आ गया, सॉलिड जैसा बिहेव करने का प्रॉपर्टी आ गया। क्यों? वो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन की वजह से। बेटा पता है सरफेस टेंशन की वजह से फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड पर भी उसी तरह का स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म बन जाता है सरफेस टेंशन। और यही रीजन है कि आप लोगों ने देखा होगा पानी के ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंगते हैं, डूबते नहीं है। क्यों रेंग पाते बेटा बोलो? क्योंकि छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों का वेट ना के बराबर होता है। और सरफेस, लिक्विड की सरफेस पे क्या बन गया बेटा बोलो, स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन, एक रिजिड जैसा स्ट्रक्चर बन गया है। और यही रीजन है बेटा कि उसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंग पाते हैं, डूबते नहीं। इसका ना चाहिए तो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कर सकते हो आज घर पे जाकर। वाटर लेना, एक कटोरी में वाटर लेना, आज करना बेटा, फील करना इस चीज को। एक कटोरी लेना, घर पे सुई होगा, सुई, मम्मी कपड़ा सीने वाला जो सुई देता है ना, एक सुई लेना बेटा, एक नीडल ले लो। उस नीडल को ऐसे ना कटोरी के पानी के ऊपर नीडल प्यार से हल्लू से ऐसा रख दे, या ऐसा रख दे बेटा, तुमको पता चलेगा ना वो नीडल है ना वाटर सरफेस पर सब फ्लोट हो रहा है, सिंक नहीं होगा। अब उसको यहाँ से ऐसा उठाओ और इस पोजीशन पे रखो वाटर के ऊपर, इस बार बेटा वो नीडल डूब जाएगा। यहाँ पे तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन की वाट लग गई। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या कहता है, अगर बॉडी का डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगा तो किसी भी पोजीशन पे रखो सिंक हो, डूब जाए। अगर इसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से कम होगा तो किसी भी पोजीशन पे रखो फ्लोट ही होगा। और अगर इसका डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी का इक्वल होगा तो इट विल नॉट सिंक टू द बॉटम, बट बीच में जाके ऐसा फ्लोट होगा। यही है ना हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन, यही है ना हमारा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लेकिन यहाँ पे तो दोनों भी चीजें हो रही, हमारा फ्लोट भी हो रहा है, हमारा दोनों भी चीजें हो रही। क्यों ऐसा हो रहा है? तो सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। क्यों सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है? देख एक तो बात बताया ना, लिक्विड का जो सरफेस है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन फिनोमिना क्या फॉर्म हो गया बेटा बोलो, स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म हो गया। उसके अंदर छोटे मोटे फोर्सेस को बैलेंस करने की क्या क्रिएट हो गई है, टेंडेंसी। इस नीडल को अगर मैं इस पोजीशन पे रखता हूँ, देखते हैं नीडल वैसे ही नाक के बराबर, इसका मास नाक के बराबर,
और इस हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे रखेंगे तो उसका पूरा का पूरा मास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका मास ना के बराबर हो जाएगा और हमारा स्ट्रेस इलास्टिक मेम्ब्रेन इसको क्या कर पाएगा बेटा, बोलो ऐसे बैलेंस करके रखता है, इसको डूबने नहीं देगा। और इसी ड्रिल को जब इस पोजीशन पे रखेंगे तो माना इसका फोर्स ना के बराबर है, वेट ना के बराबर है, मतलब तो छोटे से पॉइंट पे एक्ट होगा ना, क्या बढ़ जाएगा बेटा, बोलो प्रेशर। वो प्रेशर की वजह से वो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये डूब जाएगा। जिस तरह से बलून है बेटा, बलून को फिंगर से ऐसे प्रेस कर, ऐसे ऐसे, वो फूटेगा नहीं, एक पिन लेके टच भी किया तो फूट जाएगा। क्यों? यहाँ पे प्रेशर वाला फंडा है। हाँ बेटा, तो लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे सर्कस वगैरह में कोई एक पर्सन ऐसा प्लेटफॉर्म पे उसको लाई डाउन कर देते हैं, उसके ऊपर एक बड़ा सा वुडन प्लैंक रखते हैं, उसके ऊपर हाथी का पैर रखते हैं बेटा, और हाथी उसके ऊपर पैर रख के आगे जाती है, फिर वो आदमी को कुछ नहीं होता। अरे बेटा, तो इससे आदमी पे हाथ के अपना पैर रख के आदमी तो ऑमलेट ही बन जाए, और इसको क्यों कुछ नहीं होता? पूरा का पूरा बड़े से प्लैंक पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसकी वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। होप यू आर गेटिंग विद दिस। ये देख, इसका लाइव एग्जांपल इधर देख, तो आते रहते हैं। दर्द हो रहा है? समझा पॉइंट? समझा बेटा? क्या इस पोजीशन में सब प्रेस भी करेंगे ना फिर भी दर्द नहीं हो रहा है? क्यों भाई? पूरा का पूरा फोर्स ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, और यहाँ पे से बस आप प्लेस भी करेंगे तो दर्द होना चालू हो जाएगा। इससे छोटे से पार्ट पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो वही चीज हो रहा है बेटा, वो जो नीडल है क्यों फ्लोट होता है? सरफेस टेंशन की वजह से। सरफेस टेंशन की वजह से उसके अंदर क्या क्रिएट हो गया? स्ट्रेस मेम्ब्रेन। ये हमारे छोटे छोटे फोर्स को क्या कर सकता है? बैलेंस। और वो जब इस पोजीशन पे आता है, प्रेशर बढ़ जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो वी आर गेटिंग विद दिस। मेरी बात सबको समझ, पक्का सबको समझना है बेटा क्या बोला? ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा था सरफेस टेंशन के बारे में। फिर भी और अच्छे से अगर सरफेस को समझना है तो आज दूसरा एक्सपेरिमेंट घर पे जाके करो। क्या करोगे? खाना खाने वाला थाली लेना, उसमें खाना खाते हैं, ऐसा थाली लेना बेटा जिसका बेस एकदम हॉरिजॉन्टल रहे। ठीक है, वो थाली को टेबल पे रखो और उसको उठाओ, मस्त उठ जाएगा। फिर एक टब में जिसमें पानी होगा ना, हाँ। उस थाली को सिंपली ऐसा ऊपर से रख दो और अब उसको ऐसे उठाने की कोशिश करो। हम डैम श्योर नहीं उठा पाओगे, हम डैम श्योर नहीं उठा पाओगे। क्यों? थोड़ा सा टेढ़ा किया तो ही उठेगा, ऐसा उठाने का कोशिश करो। क्यों? अरे भाई, वही थाली टेबल पे रखा था, मस्त उठ गया, वो पानी के सरफेस पर से उठ ही नहीं रहा। सरफेस टेंशन। होप आप लोगों को फील आ रहा है सरफेस टेंशन का क्या है? तो सरफेस टेंशन इज अ फिनोमेनन ऑफ फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, जो अपने आप को हमेशा क्या करने का कोशिश करता है? कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम एवरी पॉसिबल डायरेक्शन। और यही रीजन है कि लिक्विड ड्रॉप स्फेरिकल शेप में होगा। यही रीजन है कि वाटर के सरफेस पर उस थाली को उठाना डिफिकल्ट है। यही रीजन है कि वो जो स्ट्रेस्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन फॉर्म हुआ है, उसके ऊपर छोटे मोटे कीड़े मकोड़े रेंग सकते हैं। उसके ऊपर एक नीडल को हॉरिजॉन्टल रखेंगे तो फ्लोट होगा, और वर्टिकल रखेंगे तो सिंक हो जाएगा। तो सरफेस टेंशन दिमाग में आया। सरफेस टेंशन क्या? एक तरह का कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमिना, एक तरह का कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमिना है बेटा सरफेस टेंशन। ठीक है, अभी सरफेस टेंशन पे आप लोगों ने पता लास्ट ईयर पढ़ा था आप लोगों ने, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स पढ़ा। ये हम लोग पढ़ रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सॉलिड में क्या पढ़ा था बेटा? इलास्टिसिटी पे देखो बेटा, पहले दोनों भी टॉपिक, ये दोनों ही टॉपिक 12th पे थे पहले, ये दोनों ही टॉपिक इसमें थे 12th, और ये दोनों आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। पता है ना, 8 सेक्शंस है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में ये दो टॉपिक रहते हैं सरफेस में। तब लोगों ने 11th में डाल दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था ना इलास्टिसिटी पे हीट का इफेक्ट, इम्प्यूरिटी का इफेक्ट, एनलिंग का इफेक्ट, हैमरिंग और रोलिंग का इफेक्ट। मैंने ही पढ़ा है। तो बताओ क्या इफेक्ट था इम्प्यूरिटी का? इलास्टिसिटी। इम्प्यूरिटी की वजह से इलास्टिसिटी बढ़ता है, कम होता है, उतना ही रहता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कौन सा करेक्ट आंसर है? हाँ छुट्टी बेटा बोल। क्या इफेक्ट होगा बोल? इम्प्यूरिटी का इफेक्ट क्या होगा इलास्टिसिटी?
What is effect of impurity on elasticity? रितेश गुप्ता बोल रहे हैं इंक्रीजेस। बेटा एक बात बताऊं, दोनों भी होता है, इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है। भूल गए? इंक्रीज भी होता है डिक्रीज भी होता है, डिपेंड करता है हम लोगों ने कैसे इंप्यूरिटी ऐड की है। इम्प्यूरिटी बराबर है ना। तो अगर वो इम्प्यूरिटी उस लिक्विड में 100% मिक्स हो जाता है, अगर वो लिक्विड के अंदर उस इम्प्यूरिटी 100% मिक्स हो जाता है तो सरफेस टेंशन बढ़ जाए, और अगर 100% मिक्स नहीं होगा ना तो उसका सरफेस टेंशन कम हो जाए। समझा मैंने क्या बोला? इम्प्यूरिटी की वजह से हमारा इलास्टिसिटी क्या होगा, बढ़ भी सकता है कम भी हो सकता है। बढ़ेगा कब? जब कोई इम्प्यूरिटी 100% मिक्स होता है। कम कब होगा? 100% मिक्स नहीं होगा, 99.99% में मिक्स होगा, 0.01% में मिक्स हुआ ना तो उसका सरफेस टेंशन क्या करेगा बेटा बोलो? अब मेरा बात सबको समझा है? पक्का सबको समझा है? सी, इसको हम लोग आज तीसरा एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हैं। इसको चेक कर सकते हैं इम्प्यूरिटी की वजह से सरफेस टेंशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। क्या करना बेटा, यहाँ से घर की तरफ जाना, जाते जाते एक दो नींबू लेके जाना घर से, घर को हो भी सकता लेके जाना घर पे जाओ, मस्त अच्छे से हाथ पकड़ धो लो अच्छे से। खाना खाने से पहले कैसा हाथ पकड़ धोते हैं, फिर एक टब में, एक वेसल में ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी ले लो बेटा, ठीक है। और अब उसके अंदर ना एक 4 फिंगर्स को ऐसे डिप करो पानी के अंदर और बाहर निकालो। क्या होगा? ड्रॉप फॉर्मेशन होगा। क्यों ड्रॉप फॉर्मेशन होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकता है ड्रॉप फॉर्मेशन क्यों होगा? देख बेटा, ये फिंगर्स को जैसे लिक्विड के अंदर ऐसा डिप करेंगे, लिक्विड के अंदर देख बेटा सरफेस टेंशन मतलब दिमाग में फिक्स कर लो, कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेना। फ्री सरफेस को कॉन्ट्रैक्ट करता है कि नहीं? तो जैसे इस फिंगर्स को हम लोग लिक्विड के अंदर डिप करेंगे, कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेना की वजह से हमारे फिंगर्स के साथ ऐसे अटैच हो जाएंगे, और जब बाहर ऐसे निकालेंगे तो ग्रेविटी नाम की भी कोई चीज होती है कि नहीं? ग्रेविटी की वजह से फटाफट 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 ऐसा ड्रॉप फॉर्मेशन, तो सरफेस टेंशन की वजह से फिंगर्स के साथ अटैच हो जाएगा, बाहर आएगा, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फटाफट ड्रॉप फॉर्मेशन। यहाँ तक सबको क्लियर? कोई दुविधा नहीं? दूसरा, अब क्या हो, अब उसमें ना 5-6 स्पून शक्कर डाल, पूरा मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा अच्छे से, 100% मिक्स हो जाएगा कि, और फिर से उसमें से 4 फिंगर्स को डालो और बाहर। क्या होगा बेटा बोल? ड्रॉप फॉर्मेशन होगा, बट वो स्लो रेट से। क्यों बेटा? क्यों बोल? पहले जो सरफेस टेंशन लिक्विड का था उससे अब का सरफेस टेंशन बढ़ गया है। जो सिर्फ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे ना बेटा, सरफेस टेंशन बढ़ने की वजह से सब जोर से ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन बोले तो कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेना, यही पढ़ा ना हम लोगों ने। तो सरफेस टेंशन कम था, कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमेना कम था,
सरफेस टेंशन बढ़ गया, कॉन्ट्रैक्टिंग को जोर से ऐसे होता है ना, ऐसा अटैच हो जाए। अब जब बाहर आएंगे बेटा, पर ज्यादा फोर्स के साथ एसोसिएटेड है तो ड्रॉप फॉर्मेशन होगा क्या? फटाफट होगा, बट स्लो रेट से हो। समझे बेटा मैंने क्या बोला? तो यहाँ पे क्या पता चला, जो इम्प्यूरिटी 100% मिक्स हो गया, उसने सरफेस को क्या कर दिया बेटा? बढ़ा दी। एक्सपेरिमेंट खत्म हो जाएगा। मस्त नींबू काटना, निचोड़ दो, शरबत बन गया, पी लो। कितने लोग खूब बना रहे हैं, हाथ से ही खाना खाते न रहे। और मैंने बोला था खाना खाने से पहले हाथ कैसे रहे, पानी पूरी वाला कैसा देता है, बड़ा क्यों खाते हैं? अरे अरे ऐसा नहीं, लोग कंट्रोल नहीं। अरे बेटा मैंने लिटरली अपने देखा है ना, वो लोग क्या करते पता है, 5-6 लोग ऐसा खा के गए ना, सब ऐसा वो फटका लेता है, सब ऐसा कचरा साफ करता है, फटका साइड में डालता है और वही हाथ पानी में डालता है। कभी कभी तो गर्मी में ऐसा भी हो जाता है। प्लीज ऐसा नहीं, देखिए देखिए मैं इससे किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, बट यही बोल रहा हूँ कि मैंने अपने ही बोला, अपना हाथ है उसमें भी शीशी बोलते हैं लोग। यार रे, ये पहला बस नाटक छोड़ रहे, ये छोड़ रहे, एक इसका एग्जांपल दिया जो 100% मिक्स होता है। जो 100% मिक्स नहीं होगा ना, उसका जरा सुनो क्या। ये बेटा पता है, जो टूथपेस्ट होता है ना, टूथपेस्ट, आप किसी भी कंपनी का टूथपेस्ट यूज करो, तो जेल के फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है। जेल होता है ना, लिक्विड होता है ना, उसके सरफेस पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं, वो तो उसके सरफेस पे सरफेस टेंशन होगा। सरफेस टेंशन होगा मतलब ऐसे कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमिना होगा। कॉन्ट्रैक्टिंग फिनोमिना की वजह से इजीली स्प्रेड नहीं होगा। और हमारे दांत जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, यहाँ से यहाँ तक है कि नहीं? तो बेटा उसको तो सब जगह पे स्प्रेड होना है, उसको तो सब जगह पे स्प्रेड होना है, तो सारे दांत अच्छे साफ नहीं होंगे। वो इजीली स्प्रेड हो, इसके लिए उसका सरफेस टेंशन कम होना जरूरी है। और उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोल, उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसमें इम्प्यूरिटी, डिटर्जेंट ऐसा इम्प्यूरिटी मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? डिटर्जेंट। डिटर्जेंट होता है ना, वो मिलाते हैं बेटा, ऐसा इम्प्यूरिटी। और उस डिटर्जेंट की वजह से क्या होगा? उसका सरफेस टेंशन कम हो जाएगा और इजीली स्प्रेड होगा। मेरा पॉइंट सबको समझा? क्योंकि डिटर्जेंट है तो झाग तो बनेगा ही ना, फ्रिक्शन होगा तो झाग तो बनेगा ही ना। तो झाग क्यों बनता है सबको समझा? चल इसको मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तुम लोगों ने देखा होगा कॉलगेट का एक नॉर्मल वाला होता है व्हाइट वाला, और एक कॉलगेट का फ्रेश मैक्स भी होता है रेड वाला। तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, ये जो नॉर्मल वाला कॉलगेट होता है ना, वो बहुत इजीली स्प्रेड होता है और झाग बहुत ज्यादा होता है। तो फ्रेश मैक्स होता है ना, उसमें ज्यादा झाग नहीं होता और वो चिपचिपा भी होता है। जानते हो बेटा क्यों? क्योंकि फ्रेश मैक्स में ना ज्यादा डिटर्जेंट नहीं डाला रहता है, और जो कॉलगेट रहता है ना नॉर्मल, उसमें भर भर के डिटर्जेंट डाला है। देख सी, भर भर के डिटर्जेंट डाला है, मतलब इम्प्यूरिटी ज्यादा है, तो सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, इजीली स्प्रेड होता है। पॉइंट समझा बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? वो जो फ्रेश मैक्स होता है ना, उसमें ज्यादा डिटर्जेंट नहीं डाला है, तो सरफेस टेंशन ज्यादा है, इसके लिए ज्यादा चिपचिपा रहता है। क्योंकि डिटर्जेंट कम है, सीधी सी बात है, उसमें ज्यादा झाग भी नहीं हो। मेरा बात सबको समझ में आ रहा है? सरफेस टेंशन कम हो जाए, वही तो अपन अभी तो पढ़ रहे हैं ना। देख जो 100% मत बोल रहे, सुन पहले। देख जो 100% मिक्स होगा ना, उसकी वजह से सरफेस टेंशन बढ़ेगा। जो 100% मिक्स नहीं होगा उसकी वजह से कम हो जाएगा। तेरा 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 डिटर्जेंट 100% मिक्स होता है क्या? नहीं मिक्स होता है 100%, इसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन कम होता है। ये बार सबको समझो पॉइंट। हाँ, तुम लोग परफ्यूम्स यूज करते हो, परफ्यूम्स बोले तो क्या? खुशबूदार लिक्विड, खुशबूदार लिक्विड जो बाहर ऐसे स्प्रेड होता है, बाहर स्प्रेड होता है, वो बाहर इजीली स्प्रेड हो, इसके लिए उसका सरफेस टेंशन कम होना जरूरी है कि नहीं? सरफेस टेंशन कम नहीं होगा तो क्या होगा? इजीली स्प्रेड नहीं हो। तो उसका सरफेस टेंशन कम करने के लिए ना, उस खुशबूदार लिक्विड में ना साबुन का पानी मिलाता है।
सोप सोल्यूशन मिलाते, साबुन का पानी रहता है। पॉइंट समझा? वो साबुन का पानी होने की वजह से ना ऐसा करोगे, शेक करोगे तो झाग बनता है। और दूसरी बात बेटा, उसकी वजह से सरफेस टेंशन खत्म हो जाता है, इसीलिए स्प्रेड होता है। यही रीजन है कि परफ्यूम्स को डायरेक्टली ना बॉडी पे यूज करने को मना करते हैं, कपड़ों पे यूज करो ऐसा बोलते हैं, है ना। डायरेक्ट बॉडी पे यूज नहीं करने का ऐसा बोलते हैं। कभी कभी देख कुछ ऐसा हुआ, मतलब एक्सपीरियंस हुआ, इसके मैं बता तुम्हारे साथ ऐसा हुआ रहेगा। क्योंकि मोस्टली गर्मी वगैरह के टाइम पे थोड़ा अपन ज्यादा वॉक करके आते हैं ना, तो रैशेस आ जाते कभी कभी, है ना बेटा। ऐसा बार फ्रिक्शन से रैशेस आ जाते। कभी ना हम लोग ऐसा जोश पे रहते, किधर फंक्शन वगैरह में जाते रहते हैं, परफ्यूम लोग थोड़ा अच्छा अलग सा जलता आई बॉडी ओपन हो गया है ना, बॉडी पार्ट्स ओपन हो गया है ना, और ऊपर से क्या वो साबुन का पानी है, समझ रहे ना बेटा। वो सोप सोल्यूशन ही रहता है अंदर, जिसकी वजह से उसका सरफेस टेंशन खत्म होता है और उसकी वजह से झाग बनता है। मेरा बात सबको समझ में पक्का सबको समझ में आ रहा है। देख, कपड़े धोने के लिए पहले सिर्फ पानी बस था, आज डिटर्जेंट की जरूरत क्यों है ना। धोबी लोग क्या करते थे, लेके जाते थे, सारा कपड़ा उठा के पानी में डाल देते थे। पानी में कपड़ा 3 घंटा 4 घंटा पड़ा रहता था, फिर उसको उठाते थे, पत्थर पे मार मार के साफ कर देते, और होता भी था। उसके पीछे का रीजन क्या बेटा, देख, अगर ये गंदा हो गया मतलब क्या, इसमें ढेर सारे डस्ट पार्टिकल्स आ गए, हम लोगों ने उसको निकाला, पानी के अंदर डाल दिया। अब जिस पानी के अंदर डालेंगे बेटा, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, पढ़ा है ना। वो वाटर मॉलिक्यूल्स कपड़ों के अंदर जाएंगे, और एज बीइंग अ गुड सॉल्वेंट क्या करेंगे बेटा, बोल, एज बीइंग गुड सॉल्वेंट क्या करेंगे, सारे डस्ट पार्टिकल को अपन मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स हो जाएगा पूरा का पूरा, तो क्या होगा बेटा, बोल, मिक्स होने के बाद तो वो वाटर बाहर आएगा, तो अकेला थोड़ी बाहर आएगा, अपने साथ डस्ट पार्टिकल को भी लेके बाहर आएगा ना। हमारे कपड़े तो साफ हो गए, तो डस्ट पार्टिकल से बाहर निकल के हमारे कपड़े साफ हो गए। फिर आज डिटर्जेंट की जरूरत क्यों है बेटा, वाटर का जो सरफेस टेंशन है ना, सरफेस टेंशन, उस सरफेस टेंशन की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे कपड़ों के अंदर जा ही नहीं पाएंगे। अरे जब वाटर मॉलिक्यूल्स कपड़ों के अंदर जाएंगे ही नहीं, तो अंदर के डस्ट पार्टिकल को कैसे बाहर लेके आए। उस वाटर का सरफेस टेंशन खत्म करने के लिए हमें डिटर्जेंट यूज करना, और कुछ नहीं। ये बेटा उस डिटर्जेंट का काम है सिर्फ वाटर का सरफेस टेंशन खत्म करना। मैं देखा हूँ लोग बोलते हैं भाई ज्यादा सरफ डालेंगे तो ज्यादा ऐसा नहीं होता। सरफ का काम सिर्फ इतना ही है ना कि सरफेस टेंशन खत्म हो जाए बस। चाहिए ना तो इसका एक्सपेरिमेंट आज, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कर सकते हो बेटा। देख क्या है, देख अभी तो हमारे कंबल्स वगैरह बाहर ही रहेंगे, क्योंकि बारिश में ठंडी लगता है तो कंबल बाहर ही रहेंगे। आज एक कंबल लेना, एक गिलास पानी लेना, और कंबल बाहर खाने वाला काम होता है। आप बोलोगे सर मम्मी अगर थपड़ा देके सीखा, तुमको थपड़ा नहीं मिलेगा बेटा, आज करके देखना, तुमको थपड़ा नहीं मिलेगा। सुन सही, वो जो कंबल है ना, उसके ऊपर तुम एक गिलास पानी ऐसा स्पिल करके देखना, वो गीला नहीं होगा, पूरा का पूरा पानी कंबल के सरफेस पे से नीचे आ जाएगा, गीला नहीं होगा। और सेकेंड टाइम एक काम करो, सेकेंड टाइम एक काम करो, वो ग्लास में 1 चम्मच डिटर्जेंट ऐड करो, सोप सॉल्यूशन बनाओ, और इस पर फेंको, पक्का थप्पड़ खाओगे, इस पर पक्का थप्पड़ खाओगे, इस पर वो गीला हो जाएगा। क्यों गीला हो जाएगा, उसका सरफेस टेंशन खत्म है। ये समझो बेटा क्या, तो हम लोगों को तो डिटर्जेंट यूज करना पड़ता है लिक्विड का सरफेस खत्म करने। नहीं रहता था, बट बात में पता कि सब केमिकल वाला पानी आ गया सब जगह, तो सरफेस टेंशन थोड़ा बढ़ गया। कोई बच्चे वेट कर रहे घर पे, तुम दो पे आएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, इसमें एक और था, बोलता ना वो ऑयली वाला, कुछ ऑयली खाते, ऑयल भी तो लिक्विड है,
सरफेस टेंशन है कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, फिंगर्स पे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगर फिंगर्स पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया मतलब वो चिपक जाएंगे यहाँ पे, ऐसे निकलेंगे नहीं। देखिए बेटा जब हम लोग सोप वगैरह या डिटर्जेंट वगैरह यूज करते हैं तो डिटर्जेंट और सोप क्या रहता है बेटा बोलो, मिक्स नहीं होगा ना ऑयल के अंदर। जब मिक्स नहीं होगा तो दोनों का सरफेस टेंशन कम हो जाएगा, दोनों हाथ से निकल जाएंगे, हाथ साफ हो जाएंगे। ठीक है, ये मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन दी आप लोगों को सरफेस का। नेक्स्ट टाइम फिर कंटिन्यू करेंगे।